नमस्कार। कभी सोचा है भारत की सरकार असल में चलती कैसे है? मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद, इन सब की शक्तियों का सोर्स क्या है? तो आज हम संविधान के उन्हीं खास अनुच्छेदों को समझने वाले हैं जो हमारे पूरे शासन की नींव हैं। तो सवाल ये है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दिल में ये पावर बैलेंस आखिर होता कैसे है? इसका जवाब हमारे संविधान में छिपा है। संविधान ने नियमों का एक ऐसा ढांचा तैयार किया है जो ये पक्का करता है कि कोई भी एक पद या कोई एक संस्था सबसे ज्यादा ताकतवर ना बन जाए। तो चलिए इस ऑपरेटिंग मैनुअल को जरा खोलकर देखते हैं। ये जो अनुच्छेद 78 से लेकर 102 तक है ना, यही वो नियम हैं जो तय करते हैं कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां क्या होंगी, हमारी संसद कैसे काम करेगी और देश के लिए कानून बनाने का अधिकार आखिर किसके पास होगा। कह सकते हैं कि ये हमारे लोकतंत्र की असली गाइडबुक है। तो शुरुआत करते हैं एकदम टॉप से। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मल रिश्ता है या फिर हमारे संविधान ने यहां भी कोई बैलेंस बनाया हुआ है? और यहीं पे आता है अनुच्छेद 78। ये आर्टिकल प्रधानमंत्री को सीधे सीधे राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह बनाता है। देखिए, ये कोई परंपरा या कोई अच्छी आदत नहीं है, ये एक संवैधानिक कर्तव्य है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार जो भी बड़ा फैसला ले रही है उसकी जानकारी देश के मुखिया यानी राष्ट्रपति को देना ही होगा, ये अनिवार्य है। तो ये प्रक्रिया एक बहुत मजबूत कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह काम करती है। सोचिए, कैबिनेट ने कोई फैसला लिया, अब प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वो उस फैसले की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे। इससे होता यह है कि राष्ट्रपति को सरकार के हर काम की जानकारी रहती है। ये सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं है, बल्कि ये पक्का करने का एक तरीका है कि कार्यपालिका पर एक संवैधानिक निगरानी हमेशा बनी रहे। अच्छा, तो टॉप लीडरशिप के बीच का कनेक्शन तो समझ लिया। अब चलते हैं उस जगह पर जहां से देश के लिए सारे कानून बनते हैं, यानी हमारी संसद। इसे हम अपने लोकतंत्र का इंजन रूम भी कह सकते हैं, और इस इंजन रूम में दो सदन मिलकर काम करते हैं। अब यहां अनुच्छेद 79 एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि संसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन नहीं, राष्ट्रपति भी संसद का ही एक अभिन्न अंग है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति की मोहर ना लग जाए। हाँ, लेकिन ये दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा एक दूसरे की कार्बन कॉपी बिल्कुल नहीं है। एक सदन अगर सीधे सीधे जनता की आवाज है तो दूसरा सदन हमारे राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए इनके बीच जो बड़े बड़े अंतर हैं उन्हें समझते हैं। तो यहां साफ साफ दिखता है कि दोनों सदनों की अपनी एक अलग पहचान है। लोकसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सीधे जनता से जुड़ी है, इसलिए हर 5 साल में इसका पूरा का पूरा स्वरूप बदल सकता है। दूसरी तरफ है राज्यसभा, जो एक स्थायी सदन है। ये राज्यों के हितों की रक्षा करता है और सरकार में एक कंटिन्यूटी बनाए रखता है। और हाँ, ये डिजाइन कभी कभी जल्दबाजी में बनाए जा रहे कानूनों पर एक ब्रेक की तरह भी काम करता है। राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं, और इसकी एक बहुत ही खास बात है, वो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। ये वो लोग होते हैं जो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से आते हैं और अपने अनुभव से देश की कानून बनाने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाते हैं। और लोकसभा का गणित तो बिल्कुल सीधा है। जिस राज्य की जितनी ज्यादा आबादी, उस राज्य की उतनी ज्यादा सीटें। ये हमारे लोकतंत्र का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। इससे ये पक्का होता है कि हर एक आवाज को बराबर का वजन मिले। ठीक है, तो हमने संसद की इमारत तो बना ली, ये भी समझ लिया कि उसमें 2 कमरे हैं, पर इन कमरों में बैठेगा कौन? क्या कोई भी व्यक्ति सांसद बन सकता है? नहीं, संविधान ने इसके लिए भी कुछ नियम और योग्यताएं तय की हैं। और अपना पद संभालने से पहले हर एक सांसद को ये शपथ लेनी होती है। ये सिर्फ कुछ शब्द दोहराना या कोई रस्म नहीं है, ये इस बात का एक सार्वजनिक ऐलान है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। तो फिर सांसद बनने के लिए बुनियादी शर्तें क्या क्या हैं? सबसे पहली और जरूरी शर्त भारत का नागरिक होना। दूसरी, उम्र। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। और इनके अलावा भी संसद ने जो दूसरी योग्यताएं तय की हैं उन्हें भी पूरा करना होता है। और जैसे योग्यताएं हैं वैसे ही कुछ अयोग्यताएं भी हैं। मतलब कुछ ऐसी बातें जो किसी को सांसद बनने से रोक सकती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर है तो वो सांसद नहीं बन सकता, ताकि हितों का टकराव ना हो।
या फिर अगर किसी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो दिवालिया हो गया है या उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली है, ये सारे नियम पद की गरिमा और निष्ठा बनाए रखने के लिए हैं। चलिए, अब सांसद अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि सदन की कार्रवाई आखिर चलती कैसे है। जब सैकड़ों सदस्य एक साथ बहस कर रहे हों, तो इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल कौन करता है? इसके लिए हर सदन का अपना एक रेफरी होता है, जिन्हें हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं। लोकसभा में ये जिम्मेदारी स्पीकर निभाते हैं और राज्यसभा में देश के उपराष्ट्रपति ही सभापति का पद संभालते हैं। और इन पीठासीन अधिकारियों के पास एक बहुत ही खास पावर होती है, कास्टिंग वोट, यानी निर्णायक मत। आमतौर पर वे निष्पक्ष रहने के लिए वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन सोचिए, अगर किसी बिल पर वोट बराबर बराबर हो जाएं, मतलब टाई हो जाए, तब उनका एक वोट ये तय कर देता है कि वो बिल पास होगा या फिर गिर जाएगा। और यहां एक बार फिर राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। संसद का सत्र कब बुलाना है, कब खत्म करना है, ये सब राष्ट्रपति ही तय करते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ खास परिस्थितियों में वो प्रधानमंत्री की सलाह पर पूरी की पूरी लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। तो इन सभी नियमों, अलग अलग भूमिकाओं और पूरी प्रक्रिया का आखिर मतलब क्या निकलता है? जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं, तो एक ही तस्वीर उभरकर सामने आती है, और वो है पावर के बैलेंस की, यानी शक्ति के संतुलन के। ये पूरा ढांचा ये पक्का करता है कि सरकार चलाने वाले, यानी कार्यपालिका, और कानून बनाने वाले, यानी विधायिका, एक दूसरे पर नजर रखें। ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, ताकि सारी की सारी ताकत किसी एक के हाथ में ना चली जाए और कोई भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इन सारे अनुच्छेदों का निचोड़ क्या है? 4 बातें: जवाबदेही, प्रतिनिधित्व, निरंतरता और सत्यनिष्ठा। ये वो 4 मजबूत स्तंभ हैं जिन पर हमारे संविधान बनाने वालों ने एक संतुलित शासन की पूरी इमारत खड़ी की है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि 70 साल से भी ज्यादा पुराना ये ब्लूप्रिंट क्या आज की चुनौतियों के लिए भी उतना ही कारगर है? क्या वो संतुलन जिसकी कल्पना की गई थी आज भी वैसा ही बना हुआ है? खैर, इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।